हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो अभी तक अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो हमने ऐसी सर्किट्स में पढ़ा है। तो आज की क्लास में हम गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अभी हमने सीखा है। तो आज की क्लास में अपने जैसे ये 4 क्वेश्चन है। एक गेट 2012 IIT दिल्ली में आया हुआ है जो तीनों ब्रांच में कॉमन था, ECEE इंस्ट्रूमेंटेशन में। ये गेट IN 4 मार्क्स का है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आया हुआ क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इसमें गेट में ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें मैंने एक्सटेंड करके 3 चीज़ें आपसे और पूछ ली, ठीक है। ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है और ये गेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला भी। तो ये दोनों स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन में आए हुए हैं, ये दोनों गेट के क्वेश्चन है, ये तीनों ब्रांच में कॉमन था, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़ना सही से सबसे पहले ना। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको करंट की वेवफॉर्म दे दी, एक ऐसी वेवफॉर्म दे दी, ठीक है। इज फॉलोइंग थ्रू ए लोड इम्पिडेंस, आपको जो लोड दिया है ना वो दिया है 4 - j3। अब ये माइनस है, माइनस का मतलब कौन सा लोड, आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर नेगेटिव आया हुआ है साइन, तो एक कैपेसिटेटिव होगा फाइनली ना, कैपेसिटेंस लग रखा होगा। तो ये आपका XC है, एक प्रकार से आपका लिखा हुआ है, ठीक है, XC + R लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये लीडिंग लोड है आपका, ठीक है, लीडिंग लोड है। वो आप आगे एनालिसिस करोगे तो आपके सामने आ जाएगा, वो अपने देखेंगे कैसे है, ठीक है। देन अपने को डिटरमाइन करना है कि पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, पावर कितनी एब्जॉर्ब होगी। अब सबसे पहले एवरेज पावर एब्जॉर्ब, अब देखो एब्जॉर्ब कौन करेगा, इसके अंदर एब्जॉर्ब कौन करेगा, पावर एब्जॉर्ब। देखो पहला कंपोनेंट R है आपका, है ना, और J वाला कंपोनेंट आपको पता है स्टोर करता है, या तो एक्सल होगा, XC, अब नेगेटिव साइन है तो ये XC आपका वो पता है, ठीक है, पीछे मैंने लिखवा रखा। अब एब्जॉर्ब पावर कौन करेगा, देखो XC और XL है वो इंडक्टिव और कैपेसिटिव होते हैं, तो वो तो स्टोर करते हैं। तो एब्जॉर्ब तो आपको पता है रेजिस्टेंस कंपोनेंट ही करेगा, है ना, रेजिस्टेंस कंपोनेंट करेगा। अब पावर निकालनी है, ऐसी वेवफॉर्म है तो इसके अंदर अपने को RMS वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपको पता है I/RMS²। अब पहला एवरेज निकालनी है, पावर एब्जॉर्ब क्या होगी, इंडक्टर और कैपेसिटेंस में तो 0 ही होती है आपको पता है, तो रेजिस्टेंस में निकलेगी, तो यहाँ पे R आएगा, R आएगा। अब P की अगर बात करूँ तो I/RMS, इस वेवफॉर्म की RMS वैल्यू निकालनी है। ये है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ये कोस की फॉर्म के अंदर है, साइनोसॉइडल है। मैंने आपको बताया था इसकी जो RMS वैल्यू है, पीछे जो स्टैंडर्ड वेवफॉर्म अपने डिस्कस की थी, वो निकलती है पीक वैल्यू अपॉन √2, I0/√2 यानी 5/√2, इसका होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है, तो 4 कर दो तो ये इसकी पावर आ गई 25/2 × 4, 25/2 × 4 यानी ये आपकी 50 वॉट पावर इसमें एब्जॉर्ब होगी, एवरेज पावर आपकी आ गई। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब मैंने 3 पार्ट और पूछे हैं इसी क्वेश्चन के, आपको 3 पार्ट और पूछे, कौन कौन से। एक है आपका Q नेट। अब ये Q है, Q पावर क्या किस में निकलेगी, रिएक्टिव पावर है, ये तो आपकी एक्टिव पावर आएगी, रेजिस्टेंस में आएगी। अब ये रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर किस में निकलेगी, XC में निकलेगी। तो दूसरा बता दो, दूसरा कितना आएगा आपका, अगर मैं Q नेट की अगर मैं बात करता हूँ, Q नेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आएगा I/RMS² × XC हो जाएगा, XC। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो Q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये तो 25/2 ही हो जाएगा, इनटू में XC आपका कितना है, 3 है, XC आपका कितना है, 3 है। अगर XC मैंने 3, अब मैग्नीट्यूड लिया है, -3 नहीं लिया, अब मैंने प्लस में लिया है, तो इसको मैं बोल दूंगा कि लीडिंग है, ठीक है, क्योंकि जब भी Q माइनस में आता है ना, अगर इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड नहीं लूँ, -3 लिखता तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो Q नेगेटिव आएगा, मतलब ये XC में निकाल रहे अपने कैपेसिटेंस में आएगी, ठीक है। मतलब ये जो आएगी वो लीडिंग होगी, लीडिंग पावर आएगी ये आपकी, ठीक है, X वाली, ठीक है, क्योंकि ये XC के अंदर। तो Q नेट की अगर मैं बात करूँगा तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कितना आएगा, ये 25/2 × 3 यानी 75/2, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 15, 37.5 इसका आंसर हो जाएगा, 37.5। Q है, Q की यूनिट क्या होती है, VAR, वार, रिएक्टिव पावर है ना। तीसरा क्या पूछा है आपसे, अपरेंट पावर S क्या होती है,
एस आपकी क्या होती है, एस आपकी क्या होती है, एस अगर मैं बोलूं तो एस आप निकालोगे यहाँ पे, वो आपकी आई आर एम एस स्क्वायर टोटल पावर है ना, आई आर एम एस स्क्वायर। अब ये पूरे के अंदर निकलेगी तो यहाँ पे आर आया, यहाँ एक्स सी आया, तो यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड आएगा, इस पूरे का मैग्नीट्यूड है तो ये इम्पिडेंस Z इक्वल्स टू 4 - j3 है ना, तो इसका इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड अगर लिखूंगा तो Z लिखूंगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड में। तो अब इसको पता है आपको, इसको पता है मैं कैसे निकाल सकता हूँ, x प्लस जे वाई हो तो उसका मैग्नीट्यूड अगर मेरे को निकालना तो वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, इमेजरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी √25, √25 हो गया यानी ये 5 हो जाएगा। आई आर एम एस स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 25/2 इंटू के अंदर 5 हो गया आपका, इंटू में 5 हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 25 × 5/2, 25 × 5/2 यानी कितना हो गया आपका 125/2, यानी ये आपका हो जाएगा 62.5, और ये किस में आएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर में। ठीक है, VMN इसका आंसर ये आएगा आपका। फोर्थ है आपका पावर फैक्टर। अब मैंने जो आपको सिखाया था, अब मैंने वहाँ पे ट्राइंगल तीनों सेम होते हैं, चाहे आर का हो, जैसे मैं RLC की अगर मैं बात कर रहा था वहाँ पे, तो जैसे कोई मैंने ले लिया RL कंपोनेंट ले लिया, तो उसमें ये R है, ये XL है, तो इसका मैग्नीट्यूड आया था वो Z आया था, ऐसे आया था, ये ट्राइंगल बना था आपका, जिसमें मैं बोल रहा था, जिसमें मैं क्या बोल रहा था कि भैया ये जो आया यहाँ XL था, सॉरी यहाँ R था ना, एक्स एक्सिस में आर होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे एक्सएल होगा, पता ही आपको। तो यहाँ पे जब मैंने बात की थी तो cos थीटा की बात की थी तो R/Z आएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही पावर ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँगा तो ये x है, x के अक्रॉस पावर Q होगी, R के अक्रॉस पावर P होगी और Z के अक्रॉस पावर टोटल पावर होगी। तो ये ट्राइंगल में लिख रहा था cos फाई की वैल्यू R/Z लिख रहा था, तो यहाँ cos फाई की वैल्यू बता दो, ये जो cos फाई है ना इसकी वैल्यू बता दो, यहाँ पे कितनी होगी, P/S होगी सर, P/S होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो P/S होगी। तो यहाँ पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूँगा तो P/S की बात कह सकता हूँ मैं, P/S होगा। P कितना है आपका, P जो पावर है आपकी वो कितनी है, 50 है आपकी, और S जो पावर है वो आपकी कितनी है, 62.5 है। अगर मैं इसको देखूं किससे कैंसिल हो रहा है, ये किससे कैंसिल हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं सर ये 12.5 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 12.5 2 जा 25 और 12.5 4 जा 50 हो जाएगा फिर, और 12.55 हाँ 4/5 हो जाएगा, यानी ये पावर फैक्टर आपका 0.8 आ गया। इसका पावर फैक्टर यानी cos फाई आपका 0.8 आ गया। अब ये 0.8 आया, लीडिंग आया, लेगिंग आएगा, लीडिंग आएगा क्योंकि वहाँ पे x है तो लीड आएगा आपका 0.8 लीड। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने ये चारों चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। पहला क्वेश्चन जो रियल में गेट में आए थे, 3 इसके आगे की एक्सटेंडेड एप्लीकेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की, तो आप लोग नोट कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन अपने देखते हैं, इसी के बेसिस पे पावर पे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें देखो एवरेज वैल्यू और उसका यूज आ गया ना, RMS कैसे निकालते हैं, तो वो मैंने आपको पहले सिखाई कैसे निकालते हैं, ताकि जो यूज आ रहा है वो आप समझ पाओ AC के अंदर कैसे यूज आ रही है। तो ये पहला क्वेश्चन था। आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इतने आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने इसकी दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन की इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको बोला है IN में 2 मार्क्स में आए हुए हैं, 2 मार्क्स का ये, 4 मार्क्स का आया, 2 का ये, 2 का ये, ठीक है। इसमें मैंने 2 हिंट दे दी, वो आपको कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये हिंट दे दिया आप लोगों को अलग से, ठीक है। अब इसमें दी हुई आपको देखो, इसको समझना है क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो 2 दे दिया आपको वोल्टेज और ये दे दिया आपको पावर एवरेज और टोटल पावर फैक्टर पूछ लिया, ठीक है। तो पावर एवरेज की बात कर ली अपने को। अब देखो ये 2 अलग अलग दी हुई अपने को वोल्टेज। अब अपनों ने सीख रखा है, पहले जब DC थ्योरम्स पढ़ी थी, अगर 2 वोल्टेज अलग अलग हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, दोनों अलग अलग है, तो इसको मैं कह सकता हूँ अगर KVL लगाऊंगा, ऐड करूँगा तो ये फोरियर सीरीज का कंपोनेंट बनेगा।
तो और मैं कह सकता हूं कि सर मैं इसमें सुपरपोजिशन लगा के, क्योंकि पावर निकालनी है मेरे को, अब पावर निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं इसमें करंट निकाल लूं, पहले इस वोल्टेज को लेके इसमें करंट निकाल लूं, फिर इस वोल्टेज को लेके इसमें करंट निकाल लूं, फिर ओवरऑल मैं पावर निकाल सकता हूं। हाँ, ये कर लेते हैं, अपने ओवरऑल पावर निकाल लेंगे। तो अगर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम लगाऊं, पहले ये वाली वोल्टेज कंसिडर करूंगा, इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, फिर ये वाली कंसिडर करूंगा, इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट ही करते हैं। तो वो अगर मैं लगा के अगर देखूं भाई सुपरपोजिशन थ्योरम, अगर मैं देखूं इसको, तो पहला, फिर टोटल करंट में निकाल सकता हूं ना, मेरे को करंट चाहिए, इसके अंदर करंट कितना आएगा। तो I1 के अगर मैं बात करूं किसके कारण, चलो मैंने पहले लिया tan sin 40 के कारण, tan sin 40 के कारण। तो वोल्टेज ये है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले केस में मैं क्या लिखूंगा, अगर मैंने tan sin 40 लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका एक्सल कितना होगा यहाँ पे j ओमेगा एल। तो यहाँ पे ओमेगा कितनी है 4 है, यहाँ 4 है, एल की वैल्यू 1 है, तो पहले केस में एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी j इंटू 4, एल की वैल्यू 1 होगी। और दूसरे केस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओमेगा 3 है 2 है आपकी, तो j इंटू 2, एल की वैल्यू 1, तो दूसरे केस में ये हो जाएगी। तो अगर मैं पहले केस में अगर मैं बात करता हूँ, पहले केस में जब ये tan sin 40 है इसकी मैंने बात की, और दूसरा केस आपका कौन सा लिया मैंने 30 sin 2t का, ठीक है। अब मैं पहले से बात कर रहा हूँ, I1 निकाल रहा हूँ पहले केस से, इसमें मैंने माना I1, इसमें मैंने मान लिया I2, ठीक है। अब मैं I1 निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा आपका करंट, ठीक है। ये टोटल जो करंट आएगा वो फिर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से I1 प्लस I2 करके निकाल लूँगा। तो I1 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे I1 निकालना है, तो I क्या होता है V/R होता है। अब ये जो है आपका, सबसे पहले मैंने tan sin 40 को कंसिडर किया है, तो tan sin 40 V ये हो गया आपका 40। अब यहाँ R क्या होगा, R नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पिडेंस दिया हुआ है R प्लस जे XL दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पूरा इम्पिडेंस लिखेंगे अपने Z। तो tan sin 40 डिवाइड बाय Z की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस R की वैल्यू 1 प्लस जे XL की वैल्यू कितनी है पहले केस में 4, R प्लस जे 4, ये आ गया आपका। अब मैं इसको, मेरे को आपको बताया ये जो है आपकी, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, इसको पोलर फॉर्म में देखो यहाँ पे 1 प्लस जे 4 दे रखा है मैंने आपको। सॉल्यूशन को इजी करने के लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर में कैसे करोगे, x प्लस जे वाई है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, फिर एंगल निकालोगे तो tan इनवर्स y बाई एक्स से आपका एंगल आ जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे पहले ही आपको लिख दिया कि अपने को कैलकुलेशन ना करनी पड़े क्लास में ज़्यादा, ठीक है। तो अब अपने अगर बात करें यहाँ पे, तो tan sin 40 हो गया, साइन को रेफरेंस लिया है मैंने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4.12 एट एन एंगल ऑफ 75.96, ठीक है, साइन को रेफरेंस लेके मैंने लिख दिया, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता तो ये I1 मेरा कितना आ जाएगा 10/4.12 साइन 40 माइनस 75.96, ठीक है, ये मेरा पहला I1 आ गया। दूसरे की अगर मैं बात करता तो I2 निकाल लूँगा, I2 एज इट इज ऐसे ही निकलेगा, कैसे, दूसरा कितना है 30 sin 2t है, इस डिवाइड बाय में, इस डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका इस केस में, दूसरे में J1 प्लस J2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका देखोगे तो 30 sin 2t, इसको रेफरेंस लिया है मैंने, तो 1 प्लस J2 को क्या लिख सकता हूँ √5, ये भी हिंट दे रखी है मैंने आपको, √5 एट एन एंगल ऑफ 63.43। तो ओवरऑल इसको लिख सकता हूँ 30 sin 2t, 30/√5 साइन एट एन एंगल ऑफ 2t माइनस 63.43। तो ये I1 आ गया, ये मेरा I2 आ गया, ये दोनों आ गए आपके पास में जब मैंने V1 और V2 की बात की, ठीक है। अब ये मेरा अगर I1 और I2 मेरे पास आ गया है, इसके बाद में पहले आप ये नोट कीजिए, फिर इसके बाद का अपने देखते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने, तो इसके आगे मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूँ, फिर इसका आगे मैं सॉल्यूशन देखता हूँ आपको। तो इसके आगे अगर अपने बात करें, अपने पास I1 I2 आ गया है, I1 I2 दोनों की वैल्यू अपने पास आ गई है। अब इसमें मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता क्योंकि डीसी नहीं है। अब मेरे को पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, पहले मेरे से पूछा है इसने पी एवरेज पूछी है। अब पी एवरेज आपको पता है मैंने कैसे बताई थी, एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर कैसे बताई थी, वी आई कोस फाई, मतलब वी आर एम एस
अब दोनों वोल्टेज अलग अलग है तो मेरे को अलग अलग V1 RMS I1 RMS cos फाई, अगर इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है तो प्लस, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी वाले का सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपने ना वोल्टेज और करंट का, V2 RMS I2 RMS cos फाई, इनके बीच का फेज डिफरेंस। अगर यहाँ पे अपने देखेंगे तो V1 RMS पहली वोल्टेज है 10 sin 40 है, तो V1 इसके RMS 10/√2 हो जाएगी, है ना, V0/√2। I1 RMS की अगर बात करेंगे, I1 कितना है आपका 10/4.12, तो 10/4.12 है आपका इंटू में √2, ये आपका I1 RMS। अब ये है आपका 10 sin 40 और ये आपका, अगर इसकी अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 75.96 का आपका फेज डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है और वहां पे -75.96 है, तो cos फाई कितना हो जाएगा आपका 75.96। ठीक है, ऐसे ही V2 की अगर बात करेंगे तो V2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 30 है इसकी पीक वैल्यू, तो 30/√2। IRMS कितना है इसका 30/√5 और √2 यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, ये इसका IRMS की वैल्यू होगी और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 63.43। ठीक है, तो ये जो आपकी आई है वो एवरेज पावर आएगी, इसको आप कैलकुलेटर में वैल्यू सोल्व करके आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो वाट्स, क्योंकि एक्टिव पावर है। ठीक है, तो ये आपका पहला आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, जो इसमें ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा टोटल पावर फैक्टर। अब मैं पावर फैक्टर की बात कर रहा हूं तो पावर फैक्टर R/Z होता है, आपको पता है R/Z होता है, ये हो गया। दूसरा अगर मैं पावर फॉर्म में अगर बात करूं तो P/S बोल सकता हूं, P/S बोल सकता हूं, तो P/S बोल सकता हूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा जो S है, S अगर मैं इस केस में S की बात करता वो क्या आता आपका टोटल पावर है, तो VRMS इंटू IRMS, यही लिखता। V की अगर मैं बात करता तो V में लिखता V1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, तो V1 कितनी है अपनी, V1 कितनी है मेरी, V1 अपनी है 10/√2 का स्क्वायर और V2 मेरी कितनी है RMS वैल्यू 30/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी होगी। ठीक है, ये मेरा हो गया पहला। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा अंडर रूट। अब मैं करंट वाले की बात करूंगा, दोनों करंट है तो दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू आई है वो 10/√2 4.12 इंटू इसका स्क्वायर, है ना, 4.12 इस पूरे का स्क्वायर, प्लस अगर मैं दूसरा देखूं तो 30/√2 √5 इसका स्क्वायर, ये ओवरऑल पूरा रूट है। ठीक है, ये आपका, ये जो फाइनल आपका है ये आपका ऐसा है। P की वैल्यू जो आई है आपकी, P की वैल्यू जो यहाँ से आएगी आपकी, वो वैल्यू P की वैल्यू अपॉन S की वैल्यू आप कर दोगे तो आपका पावर फैक्टर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पावर फैक्टर सीधा आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट P की वैल्यू आपके पास आ गई, S की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगी, ये आपको कैलकुलेटर में पुट करके वैल्यू निकालोगे और फिर P/S करोगे तो आपका पावर फैक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, पावर फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, है ना। अपने को अप्रोच पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन तो अपने इंजीनियर है, कैलकुलेटर यूज, वैसे भी वर्चुअल गेट कैलकुलेटर आता है एग्जाम के अंदर अपने, तो उसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। अपने को अप्रोच पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया, ये क्वेश्चन हो गया सेकंड वाला। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ये दोनों आप नोट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर मैं आगे वाले दोनों क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो हमने देखा कैसे कैसे एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये थर्ड थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसे है, देखो मैंने अभी आपके साथ एक एप्लीकेशन शेयर की थी जहाँ पे मैंने आरएमएस और एवरेज वैल्यूज के अंदर बताया था कि पीएमएमसी है वो एवरेज वैल्यू करता है, एमआईआरएन टाइप है वो आपकी आरएमएस वैल्यू को नोट करता है। ठीक है, वहाँ मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली पूछा है, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है ना, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। तो पीएमएमसी, क्योंकि एप्लीकेशन यहीं पे है इसकी, तो पीएमएमसी है आपका, पीएमएमसी है तो आपको पता है ये एवरेज वैल्यू करता है मेजर। ये मैंने बताया, नहीं बताया होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाते आप।
अब एवरेज वैल्यू मेजर करता है। अब आपसे ये पूछा है कि इसकी रीडिंग क्या होगी, ये मेरे को वेवफॉर्म दे दी एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू का मैंने आपको बताया हुआ है कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं एक टाइम पीरियड में, 1/t 0 से t ft dt। अब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब आप सब जानते हो एरिया होता है। इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा, 0 से कहीं पे रिपीट हो रहा है या नहीं, 14 तक चल रहा है, 0 से 14 मतलब 14, इसकी t की वैल्यू 14 होगी। तो अगर मेरे को इस वेव फॉर्म की v की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो 1/14 और इसका मैं एरिया कर दूं यहाँ पे। एरिया कैसे निकालोगे, एक ये ट्राइंगल हो गया आपका पहला ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा आपको ना, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा आपको। एक तो ये एरिया हो गया, एक ये एरिया, इस वेव फॉर्म के अंदर जो भी एरिया आ रहा है आपको सारा निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया, ठीक है। अगर इसकी बात करता हूँ तो ये पहला एरिया हो गया, मैंने ये ट्राइंगल बना लिया। दूसरा नीचे मैंने ये आपका दूसरा एरिया हो गया, तीसरा एरिया यहाँ पे हो गया, फोर्थ एरिया यहाँ हो गया, फिफ्थ यहाँ हो गया, सिक्स्थ यहाँ हो गया और सेवंथ आपका ये ट्राइंगल हो गया। ये सातों एरिया का अगर मैं सम कर दूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो करते हैं। तो पहला ट्राइंगल है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका एरिया आप मेरे को बताओ कितना आएगा। पहले का एरिया मैं बात करूं तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका 4 और हाइट इसकी कितनी है 20 और 40 का डिफरेंस 20, पहला एरिया हो गया। दूसरा इसकी बात करूं मैं तो ये 20 है, ये 4 है, तो ये रेक्टेंगल हो गया, तो 20 इंटू 4 हो गया। तीसरा ये बात करूंगा तो ये आपका 2 है, 2 का गैप है 4 और 6 के बीच में, और इधर 10 है, ये भी रेक्टेंगल है, तो 10 इंटू 2 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे बात करूँगा मैं, यहाँ बात करूँगा तो इसकी हाइट कितनी है 20 से 40 है और इसके बीच का गैप कितना है 6 और 10 4 है। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो हाफ इंटू 4 इंटू कितनी है हाइट इसकी 20 है, 20 नहीं है, इसकी हाइट आपकी 10 से लेके 40 और यहाँ से 20 से 40 यहाँ 20 है। फिर इसके बाद में इस रेक्टेंगल की बात करूँगा तो इसकी ये कितनी है, इसकी कितनी है 20 है और ये कितनी है 4 है, तो 20 इंटू 4 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। फिर ये इसकी बात करूँगा तो इसकी कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ -10 है, तो -10 इंटू 2 हो जाएगा, नेगेटिव एरिया आएगा आपका। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 है और इधर कितना है आपका -10 है, तो माइनस में 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका आंसर हो जाएगा और 1/14 यहाँ आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एवरेज वैल्यू आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल 40 हो गया है आपका, ये आपका 80 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 40 हो गया है ना, ये आपका 40 हो गया एज इट इज, ये आपका 80 हो गया, माइनस में 20 ठीक है। इसकी वैल्यू आगे अगर मैं निकालूं, यहाँ पे मैंने कितना लिखा है, वहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू 1/2 भी तो आएगा, ट्राइंगल है यहाँ पे, ये आपका ट्राइंगल है तो ये आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/14 40 प्लस 80 120 120 20 140 140 40 160 160 80 240 माइनस 30 यानी 210 अपॉन 14 यानी 210/14 कितना हो जाएगा, 7 से कैंसिल करूँ तो 7 3 जा 21 यानी 30/2 यानी 15 इसका आंसर। तो एवरेज वैल्यू इसकी कितनी आ रही है आपकी 15 वोल्ट इसकी एवरेज वैल्यू, मतलब जो ये पीएमएमसी जो आपको रीडिंग जो देने वाला है वो आपकी 15 वोल्टेज आएगी। तो ये ऐसे जब भी वेवफॉर्म का क्वेश्चन आ जाए आपको चेक करना है कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर पीएमएमसी है तो एवरेज वैल्यू और आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसमें, माई टाइप में। अगर यहाँ माई टाइप होता तो इससे अपने आरएमएस वैल्यू निकालते, ठीक है। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर 4th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। अब अपने फाइनल ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये गेट 2 मार्क्स में आया क्वेश्चन है, इसकी अपने बात कर लेते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो अपने को जो सर्किट गिवन है उसमें क्या दिया और क्या पूछा है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहले कि 25 ओम है, ये गिवन है मेरे को, यहाँ पे मेरे को ये मेरा प्लस माइनस ये भी पैसिव कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू मेरे को L की वैल्यू मेरे को गिवन है 20 मिली हेनरी, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ ये मेरे को कितना गिवन है, प्लस माइनस 2Vx गिवन है, और यहाँ मेरे को कैपेसिटर है उसकी वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड मेरे को गिवन है,
और मेरे को यहाँ से इम्पिडेंस निकालना है इसका ओवरऑल टोटल इम्पिडेंस एट ओमेगा बराबर 10K पे, 10K रेडियन पर सेकेंड पे। इस फ्रीक्वेंसी पे मेरे को इसका निकालना है, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे मेरे को इसका निकालना है। अब देखो ये जो आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसको मैं कह सकता हूँ, अगर मैं रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट आपको याद दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल निकालते थे, उसमें था कि कोई भी डिपेंडेंट सोर्स आ जाए, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं दिया हो, तो वहाँ पे अपने को एनर्जाइज करना पड़ेगा सर्किट को, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स को कहीं ना कहीं से तो एनर्जी मिलेगी, तभी तो ये एक्टिव में काम करेगा। तो ऐसे केस में अपने थेवेनिन में भी देखा था कैटेगरी 3 में, जब अपने बात करें थेवेनिन वोल्टेज और नॉर्टन करंट की बात करेंगे तो वो दोनों जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको एक्टिव सोर्स नहीं प्रोवाइड कराया गया। तो इस केस में अपने सिर्फ इम्पिडेंस ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकाल देंगे, वो अपने को इसको एनर्जाइज करवाना पड़ेगा। मैं लेट से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सीरीज के अंदर ना तीनों सीरीज में है, तो मैं करंट ले रहा हूँ और वो भी ले रहा हूँ मैं 1/0 ले लिया ना, ऐसे लिया, और इसके अक्रॉस वैल्यू मान ली मैंने VT। अब मेरा जड पता है VT/1 निकल जाएगा, VT की वैल्यू चाहिए, मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इसमें मेरे को पता है इस फ्रीक्वेंसी पे निकालना है, तो यहाँ पे XL की वैल्यू निकाल लूँ, इंडक्टर है ना, इसके अक्रॉस रिएक्टेंस निकाल लूँ, तो XL कितना होगा, J⍵L। J⍵ मेरे को बोल दिया 10K, 10K की वैल्यू मतलब 10⁻³ और L की वैल्यू 20 × 10⁻³ मिली है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 200 J/200 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे बात करूँ तो माइनस का XC कितना आएगा, माइनस का J/ωc, ठीक है, यही आएगा ना, माइनस का J/ωc। तो माइनस का J, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻³ और C की वैल्यू 10⁻⁻6। तो ये देखूंगा मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10⁻⁴ और ये 10⁻⁻6, यानी ऊपर जाएगा तो 100 बच जाएगा, तो माइनस का J/100 हो गया। अब अगर मैं बात करूं ये Vx इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, ये 2Vx है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, जब मेरे को पता है यहाँ पे करंट है इस सर्किट में 1 है, तो यहाँ पे 50 लिख सकता हूँ वोल्टेज, पैसिव है तो पॉजिटिव में करंट एंटर करेगा, तो ये 250 नहीं 25 सॉरी, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 25, क्योंकि 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 50 हो जाएगी आपकी, 50 हो जाएगी। अब मेरे को बताओ KVL लग सकता है डायरेक्ट, आपका KVL लग सकता है, KVL लगाओ इसमें क्लॉकवाइज में, तो माइनस का VT मैंने KVL लगाना सिखा रखा आपको, प्लस का Vx की वैल्यू कितनी है 25 फिर आगे आप यहाँ पे बात करोगे इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, इसका रिएक्टेंस इतना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का इस प्लस आएगा ना, यहाँ पे प्लस का इक्वल्स टू J/200 है ना, तो प्लस का J/200 @0, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करूँगा मैं, इसकी बात करूँगा तो प्लस साइन है, तो प्लस में 50 @0। फिर इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का J/100 @0, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ इक्वल्स टू 0, तो VT की वैल्यू उधर ले गया मैं, साइन चेंज हो गया, ये 25 है, सारे एंगल 0 पे है, तो एंगल 0 को तो मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ, तो 25 और 50 75 हो गया आपका, J/200 माइनस J/100 प्लस का J/100 हो गया आपका, ये VT आ गया। तो ZT मैं कह सकता हूँ VT/1 @0, तो VT की वैल्यू कितनी है 75 प्लस J100 अपॉन में 1 @0, तो VT जो आया है वही आपका ZT आ गया, ठीक है, ओम। ये आपका इम्पिडेंस आ गया। तो पहला ये मेरे पास आ गया इम्पिडेंस। अब मेरे से क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है कि सर इसमें पावर फैक्टर बताओ, तो मैंने आपको बताया था पावर फैक्टर ट्राइंगल से कि पावर फैक्टर निकालते हैं तो वो आपका पावर के अंदर तो P/S होता है, और R और Z की बात करते हैं तो वो R/Z होता है, यही बताया था ना। तो यहाँ पे आप निकालोगे पावर फैक्टर यानी कोस फाई निकालोगे तो वो R/Z आएगा। R आपका कितना है, ये रेजिस्टेंस है, ओवरऑल इसको क्या बोलोगे R प्लस JXL, प्लस साइन है, मतलब ये आपका कौन सा है, लीडिंग है लेगिंग है, लेगिंग कंपोनेंट है, लेगिंग है, ठीक है, RL की तरह बिहेव कर रहा है। तो R कितना है 75, Z की बात करोगे तो √x² 75 का स्क्वायर प्लस y² 100 का स्क्वायर, तो ये आपका पावर फैक्टर आएगा, ओवरऑल पावर फैक्टर ये आपका आएगा 0.9 के अप्रोक्सीमेट आएगा, आप चेक कर लेना। इसका cos फाई की वैल्यू ये आएगी। तो ये 4 क्वेश्चन थे
जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, अब अगली वाली क्लास में अपने नेटवर्क थ्योरम देखेंगे। एसी में कौन कौन सी नेटवर्क थ्योरम होती है, तो ये पावर के बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चार इसमें डिस्कस किए, 5 क्वेश्चन अपने पीछे ही क्लास में डिस्कस किए, तो टोटल 9 क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए। आगे की क्लास अपने देखते हैं एसी नेटवर्क थ्योरम्स पे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपने इस आज की क्लास को कंक्लूड करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।